हेलो स्टूडेंट, ये आपके संचयन का सेकेंड चैप्टर है स्मृति। इसके जो लेखक हैं वो श्री राम शर्मा हैं। ठीक है। सन 1908 ईस्वी की बात है कि दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होना था या होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, मतलब हल्की हल्की जो सर्दी थी वो गिर रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, मतलब उससे कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी, छोटी मोटी मतलब बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। मतलब जो सर्दी का जो प्रकोप था वो बढ़ गया था। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, शाम के समय का टाइम था वो, 3:30-4 बजे के आसपास का। कई साथियों के साथ में झरबेरी की बेर तोड़कर खा रहा था। झरबेरी मतलब जाली बोर्ड जो होते हैं उनको झरबेरी के बोर्ड बोला जाता है। कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, तो शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं उस घर को चलने लगा। जब ऐसा किसी ने बोला, एक व्यक्ति ने, कि तुम्हारा भाई बुला रहा है, तो मैं घर को लौटने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब के मार का डर था। अब वो जो बड़े भाई ने बुलाया तो भाई साहब ने बुलाया, मतलब मार का डर था कि ये भाई साहब कुछ गलती करते हैं तब बुलाते और मार पड़ते, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा है, मतलब मैंने क्या गलती करी कि भाई साहब मारेंगे। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी न हो, मतलब बेर खाने गए हैं इसलिए शायद डांट पड़े या मार पड़े। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हो गया। मतलब भाई साहब लेटर लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, मतलब कि ये पत्र डालना है इसलिए बुलाया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए। मतलब भाई साहब ने कहा कि पास में ही गांव था, उसका नाम था मक्खनपुर, वहां जाओ और डाक खाने में ये चिट्ठियां डाल के आ जाओ, ये बड़ी जरूरी है। देखिए पेज का लास्ट पैराग्राफ। जाड़े के दिन थे, जाहिर सी बात है ठंड के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरे रही थी। जाड़े के दिन थे, 30 पर हवा का प्रकोप कंपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, मतलब ठिठुरने से हवा लग रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने फूजाने के लिए थोड़े, मतलब रास्ते में थोड़े से भूख टाइप या ऐसा हो तो थोड़े से चने बांध दिए, थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई, मतलब जो लेखक था बीच वाला वो लेखक था, उसने खुद ने लिखा है, तो वो और उसका छोटे भाई, हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के पेड़ में जितना मोह था, मतलब एक बबूल का पेड़ था, उससे एक मोह था, उस उतना इस उम्र के राइफल में नहीं। मतलब वो जो डंडा था वो काय का होता था, बबूल का। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मतलब जो डंडा था वो बबूल का था और वो नारायण वाहन के रूप में था। मतलब वो डंडा कहीं भी हो तो सांप मारने में काम आता था। ठीक है। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसने आम झूरे जाते थे। उस डंडे से वो आम झूरता था। इस प्रकार वह मुक डंडा, मतलब बिना मुक का मतलब होता है बिना बोले, मुक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रश्नवंदन। हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोली, मतलब जो चिट्ठियाँ जो दी थी भाई साहब ने, वो मैंने टोपी में रख दिया, क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं था। जो कुर्ता था उसमें पहना, उसमें जेब नहीं था। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से बाहर फलांग दूर तक कुएं के पास आ गए। गांव और मक्खनपुर दोनों के बीच में एक कुआं था, मतलब गांव से निकलते ही, जिससे अति भयंकर काला सांप पड़ा था। उस कुएं में एक बहुत भयंकर काला सांप था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। एक तो कुआं कच्चा था और कितने हाथ था, 24 हाथ। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने पहले, मतलब 2 महीने पहले ही पता लगा कि इस कुएं में सांप है। तो बच्चे जब भी मक्खनपुर स्कूल में जाते थे तो आते जाते उस कुएं में क्या करते थे, बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी जो टोली थी वो पूरी बानर टोली थी, मतलब एक पूरी टीम थी इनकी बच्चों की। तो एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे तो हमको कुएं में उचकने की सूझी, मतलब झांकने की, उचकने की मतलब झांकने की सूझी। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था, मतलब झांकने वाला जो था वो लेखक ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी है। उससे सुनने के बाद उसकी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा, मतलब एक पत्थर या हम ऐसा मान लें कि मिट्टी का एक ढेला फेंका, तो ही एक फुसकार सुनाई दी, अंदर से एक फुसकार सुनाई दी। कुएं में
के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से चकित हो गए, मतलब हमें आश्चर्य हुआ कि कैसे, जैसे ही किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। मतलब आश्चर्य हुआ सभी को। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कह लगाए, मतलब जितने ही पत्थर फेंके जा रहे थे या ढेले फेंके जा रहे थे, उधर से क्रोधपूर्ण आवाज़ या फुसकार की आवाज़ उस सांप की आ रही थी। गांव से मक्खनपुर जाने और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में डाले जाते थे। मतलब बच्चों का रोज का काम हो गया था, जब भी वो स्कूल से घर से स्कूल जाते थे उस कुएं में पत्थर फेंकते थे। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप ने फुसकार करवा लेना और उस समय बड़ा काम समझता था। मतलब सांप से फुसकार करवाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा काम था, ऐसा बच्चे मानते थे। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर गए, मतलब वो आदत तो थी कि उस कुएं के पास जाना और पत्थर डालना। तो आज दोनों भाई जब चिट्टियाँ लेके जा रहे थे मक्खनपुर, तो वही आदत बच्चों में आई और वो उस कुएं के पास गए। अब देखिए आगे होता क्या है। कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक, है ना। दोनों आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि कुआं है, कुएं के किनारे पर दोनों भाई खड़े हैं और किस तरह से चिट्टियाँ बिखरती हुई जा रही हैं। तो कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझे तो बिजली सी गिर गई। अब वो रोज की आदत कितनी भारी पड़ी। देखिए, सांप के फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है, मतलब याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्टियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। मतलब ये तो बहुत बड़ी घटना है कि जैसे ही उसने पत्थर मारा और टोपी हाथ से उतारी, एक हाथ से, उसके आदत में थी जब भी वो ढेला फेंकता एक हाथ से टोपी उतारता और दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, पर उसने उस टोपी के अंदर क्या रखी हुई थी, चिट्टियाँ रखी हुई थी। अकस्मात जैसे ही घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता मतलब तड़पड़ाता रह जाता, उसी प्रकार लेखक की स्तुति हुई। उसी भांति वे चिट्टियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा। मतलब उन कुएं में गिरती हुई जो चिट्टियाँ थी उसको पकड़ने के लिए एक झपटा सा मारा, पर वो संभव नहीं था। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ तक चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठकर हम रो रहे थे। मतलब जो दोनों भाई थे वो कुएं के किनारे बैठकर अब क्या कर रहे थे, रो रहे थे। छोटा भाई डाड़े मार मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, मतलब छोटा भाई था वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और वो आंखों से आंसू बहा रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। मतलब ऐसी स्थिति हो रही थी कि अब अंदर बाहर को समझ नहीं आ रहा था, जैसे अंदर से मन उफान पे आ रहा हो। निराशा, पीटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता है। अब उसको कहीं ना कहीं एक निराशा थी चिट्टियाँ गिरने से, फिर दूसरे भाई साहब के भय से था कि कहीं भाई साहब मारेंगे, उद्वेग था मन में, एक कहीं ना कहीं रोने का उफान था। इसी तरह पलकों में ढकते भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। मतलब जो लेखक था वो रोने को रोकना चाह रहा था, पर फिर भी आंखों से आंसू बह ही रहे थे। माँ की गोद की याद आती है। अब यहाँ लेखक को उस समय सबसे पहले जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को क्या होता है, माँ ही याद आती। तो माँ की गोद की याद आ जाती है। जी चाहता है कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्टियाँ फिर से लिख ली जाएगी। तबीयत करती हैं कि कुएं से बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्टी डाला है। एक मन करता है कि जो चिट्टियाँ कुएं में गिर गई है उन्हीं के ऊपर मिट्टी डालकर उन चिट्टियों को दबा दिया जाए और घर जाकर झूठ बोल दे, पर उस समय में झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुलाई होती, और घर जाके हम सच्चे ही बोल देंगे तो भाई साहब बहुत बुरी कदर से हमारी धुलाई कर देंगे। मार के
ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काँप रहा था। सच बोल के पिटने से भाभी और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी। अब यहाँ एक विवशता थी कि लेखक क्या करता, झूठ बोलता तो झूठ बोलना उसे आता नहीं था, और एक कहीं न कहीं जिम्मेदारी थी जिसे निभाना था। जिम्मेदारी के बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो गए। अब 15 मिनट तक समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, आगे डिसीजन लेना क्या है। देर हो रही थी और इधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो जब घर से निकले थे तब 3 से 4 बजे थी, पर अब सूरज भी ढलता हुआ हो रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारा छोड़ दो और कहीं भाग जाए। पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। देखिए नेक्स्ट पेज। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। अगर हमारे मन में कुछ हम संकल्प कर लें कि हमें वो करना है तो करना है। अब देखिए लेखक क्या दृढ़ संकल्प करता है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। अब जो भाई था बीच वाला, जो छोटे भाई के साथ आया था, उसने ये निश्चय किया कि मैं कुएं में उतरूंगा और तीनों चिट्ठियां निकालूंगा। कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार है उसे क्या। अब यहाँ उस सांप था कुएं में, उसके सामने जाना और चिट्ठियां निकलना मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले। अब इसे मूर्ख कहा जाए या बुद्धिमान कहा जाए, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। मतलब व्यक्ति जब ऐसा निर्णय ले लेता है तो वो संसार से भिड़ने को भी तैयार हो जाता है। और कल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी, मतलब यहाँ फल है सॉरी, और फल मतलब फल से मतलब व्यक्ति को कभी भी फल की उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो उसका फल क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ लेखक ने भी क्या डिसीजन लिया था कि अब मैं अंदर उतरूँगा कुएं में और चिट्ठियाँ निकालूंगा। और उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार था। विषधर मतलब कुएं में कौन था, सांप। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब चाहे तो मौत हो या जिंदा रहें, जैसा रहे, पर सांप से भिड़ नहीं है। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा फिर चिट्ठियाँ उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसको रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटा भाई भी डर रहा था, इसलिए वो रो रहा था। यदि पर वह शब्दों से न कुछ कहता, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा था, पर समझ पा रहा था वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से मेरे सामने खड़ी थी या कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे ही नग्न होना पड़ा। अब वो अंदर कैसे उतारता। छोटा भाई और वो दोनों ने अपनी अपनी धोतियाँ खोली। एक धोती मेरी और एक छोटे भाई की। एक चने वाली 2 कानों में बंधी थी, तो कितनी हुई 4 धोती, और एक में जो चने थे वो 5। तो धोतियाँ 5 धोतियाँ और कुछ रस्सियाँ मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी थी। वो उन सबको उन्होंने बांधा। हम लोगों ने धोतियों को एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि कहीं गांठें खुल नहीं जाए। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। अब एक धोती के एक सिरे पर डंडे को बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को नेंग व लकड़ी के जिस चरम पूर पर टिकता है चारों ओर, मतलब जहाँ पानी खींचते हैं ना, उस पर बांध दिया बहुत अच्छे से। और चारों ओर एक चक्कर देकर एक गांठ लगा दी, मतलब चारों ओर एक घुमा के उसमें गांठ बांध दी उस पाइप से। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को नेक से कड़ी करके बांध दिया। मतलब छोटा भाई उसको पकड़ने में समर्थ नहीं था, इसलिए उसको बांधना पड़ा। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती को सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसको समझाया, मतलब आश्वासन दिया कि मैं कुएं में नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे।